हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के लेसन नंबर 13 जो कि है भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इसका पार्ट 1, इसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इस लेसन में आए हुए शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो पहला है संसद। संसद किसे कहते हैं? तो भारतीय संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को मिलाकर संसद कहा जाता है। संघ की जो व्यवस्थापिका है तो इसके अंतर्गत दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को मिलाकर संसद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद, सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जो होते हैं उन सबका जो समूह होता है उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। विधि निर्माण, विधि यानी होता है कानून, तो विधि का निर्माण यानी कानून बनाना। विधेयक, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा विधि निर्माण हेतु प्रांतीय संघीय कानून की रूपरेखा, जब पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, रूपरेखा बनाई जाती है, उसे हम विधेयक कहते हैं। और ये विधेयक काय का होता है? किसी भी कानून का। जब कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है या रूपरेखा तैयार की जाती है उसे विधेयक कहते हैं। इसके बाद जो शब्द है वो है एक सदनीय। जिस व्यवस्थापिका में एक सदन होता है उसे एक सदनीय व्यवस्थापिका कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन कभी कभी एक सदनीय व्यवस्थापिका भी होती है। ठीक है। महाधिवक्ता, तो राज्य सरकार को समस्त कानूनी सलाह देने वाला विधिवेत्ता, विधिवेत्ता यानी एडवोकेट या वकील, इंग्लिश में जिसे एडवोकेट कहते हैं। तो राज्य सरकार को समस्त कानूनी सलाह देने वाला विधिवेत्ता, उसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। फिर इसके बाद विराम काल, जब संसद के सदनों की बैठक ना चल रही हो, विराम यानी रुक जाना, तो जब संसद के सदनों की बैठक नहीं चल रही होती है तो उसे विराम काल कहा जाता है। आय व्यय पत्रक, बजट या आय और व्यय का विवरण पत्र आय व्यय पत्रक कहलाता है। इसके बाद प्रवर समिति, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति द्वारा जब कोई विधेयक परीक्षण के लिए जिस समिति को सौंपा जाता है उसे प्रवर समिति कहते हैं। जब हम विधेयक पारित होने की प्रक्रिया समझाएंगे तब आप देखना ये वाला शब्द आएगा, प्रवर समिति। तो जब कोई विधेयक परीक्षण के लिए जिस समिति के पास भेजा जाता है उसे प्रवर समिति कहते हैं। नियतकालिक, एक निर्धारित अवधि के उपरांत, यानी कोई अवधि निर्धारित है उसके उपरांत उसे हम कहते हैं नियतकालिक। पार्षद, नगरपालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पार्षद कहा जाता है। तो ये तो आपने सबसे पहले हमने शब्दावली देख ली। अब हम इस लेसन में कौन कौन सी बातों का अध्ययन करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले भारतीय प्रशासन व्यवस्था, संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण, प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन, सरकार के अंग, कौन कौन से अंग मिलकर सरकार कहलाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसके बाद राज्य का प्रशासन, इसके अंतर्गत विधानमंडल व विधान परिषद और स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्वशासन। इन सब बातों का अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि भारत एक प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसके अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को इसमें स्वीकार किया गया है। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रणाली के अंतर्गत केंद्र की कार्यपालिका संसद के प्रति तथा राज्यों की कार्यपालिकाएं विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी बनाई गई हैं। और शासन शक्ति के प्रयोग की दृष्टि से कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के लिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघ यानी राज्यों का समूह, उसे संघ कहते हैं, जिसमें एकात्मक परिसंघीय मिश्रण है। इसके अनुसार पूरे देश की एक ही सरकार होती है जिसे संघ अथवा केंद्र सरकार कहते हैं, और साथ ही प्रत्येक राज्य की भी एक सरकार होती है जिसे राज्य सरकार कहते हैं। केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों एवं कार्य क्षेत्र का बंटवारा होता है, जिसे हम आगे लेसन में स्पष्ट करेंगे। अब हम देखेंगे भारतीय प्रशासन व्यवस्था। तो भारतीय प्रशासन व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला केंद्रीय शासन, दूसरा है प्रांतीय शासन और तीसरा है स्थानीय स्वशासन।
अब केंद्र के अंतर्गत केंद्रीय शासन के अंतर्गत कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारतीय संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय आदि केंद्रीय शासन के अंतर्गत आते हैं। और उसी के हिसाब से राज्य सरकार या प्रांतीय शासन के अंतर्गत क्या आता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल एवं उच्च न्यायालय आते हैं। अब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या क्या आता है? नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायतें, जनपद पंचायतें तथा ग्राम पंचायतें। तो प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण देश को प्रदेशों में, संभागों, जिलों, तहसीलों तथा ग्राम इकाइयों में बांटा गया है। और इस तरह प्रशासन तंत्र उच्च स्तर से निचले स्तर तक परस्पर जुड़ा हुआ है। यानी भारतीय प्रशासन व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई क्या है? केंद्रीय शासन। और सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इस तरह से ये भारतीय प्रशासन व्यवस्था काम करती है। अब इसके बाद जो सारणी बनी हुई, यदि आप इसे अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपको भारतीय प्रशासन व्यवस्था को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो भारतीय प्रशासन व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र के अंतर्गत भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 अंग मिलकर सरकार बनाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसी तरह से राज्य सरकार में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका किसे कहते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। व्यवस्थापिका यानी व्यवस्था करने वाली, यानी लोकसभा और राज्यसभा जो सारे देश को व्यवस्था करते हैं। कार्यपालिका का प्रधान है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सहित मिलकर कार्यपालिका कहा जाता है। इसके बाद न्यायपालिका, जब केंद्र की बात हो रही है तो केंद्र में न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय। अब राज्य सरकार में यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है, और राज्य में क्या होगा? व्यवस्थापिका और विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, व्यवस्थापिका के अंतर्गत। कार्यपालिका के अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रपति है केंद्र का प्रधान, तो राज्य का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल। और मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित, चूंकि यहाँ प्रधानमंत्री सहित है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सहित होगा। और न्यायपालिका के अंतर्गत राज्य में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ये भारतीय प्रशासन व्यवस्था का पूरा स्वरूप है। ठीक है, अब संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण, क्या लक्षण होते हैं संघात्मक शासन प्रणाली के? तो सबसे पहले दोहरी सरकारें होती हैं। दोहरी सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जब सरकार हैं तो उनके मध्य शक्तियों का विभाजन भी होगा। अब शक्तियों का विभाजन किस तरह से होता है ये हम आगे बताएंगे। तीसरा लक्षण है संविधान का लिखित स्वरूप एवं इसकी सर्वोच्चता। हमारा संविधान लिखित है और सर्वोच्च है, ये हम लेसन नंबर 12 में आपको बता चुके हैं। फिर इसके बाद न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका सबसे ऊपर के स्थान पर रखी गई है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। भारत का राष्ट्रपति भी न्यायपालिका के नीचे ही कार्य करता है। और 5वें नंबर का जो लक्षण है वो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मीन्स संसद, और द्विसदनात्मक यानी 2 सदन है संसद के, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो ये हुए आपके लक्षण जो आपने देखे कि प्रशासन व्यवस्था के क्या लक्षण हैं। इसके बाद आए गया सरकार के अंग। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप कहेंगे कि इनके काम क्या हैं, ये क्या काम करते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है उसे व्यवस्थापिका कहते हैं। वह अंग जो कानूनों को लागू करता है और उनका पालन कराता है उसे कार्यपालिका, तथा वह अंग जो अवहेलना करने वालों को दंड देने का कार्य करता है न्यायपालिका कहलाता है। और ये तीनों अंग मिलकर सरकार कहे जाते हैं। ठीक है, तो व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका उसे कहते हैं जो कानून बनाता है, और जो कानूनों को लागू कराता है और पालन कराता है वह कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, ये पालन कराते हैं। और जो भी इन कानूनों की अवहेलना करता है, तो जो अंग इन्हें दंड देने का कार्य करता है उसे न्यायपालिका कहा जाता है।
तो आप समझ ही गए होंगे कि सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये तीनों अंग मिलकर ही सरकार कहलाते हैं। ये मैंने आपको संसद की इमेज आपको दिख रही है, भारत की संसद की का चित्र, जो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने बताया। तो लोकसभा और राज्यसभा इसी स्थान पर बैठकर अपना कार्य संचालित करती हैं। ठीक है। अब व्यवस्थापिका के कार्य, क्या काम है व्यवस्थापिका के, यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या क्या कार्य करते हैं। तो पहला काम है कानून का निर्माण करना। जितने भी कानून आप देखते हैं, जो भी कानून का निर्माण किया जाता है, वो व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही किया जाता है। संविधान में संशोधन, अध्याय 12 संविधान में मैंने आपको बताया था, संविधान में संशोधन नहीं होता, और यदि होता है तो वो कार्य किसका है, वो कार्य है व्यवस्थापिका का। ठीक है। प्रशासनिक कार्य, प्रशासन संबंधी जो भी कार्य हैं वो भी व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। राज्य व शासन की नीति का निर्धारण भी व्यवस्थापिका ही करती है। वित्त यानी पैसे संबंधी कार्यों का निर्धारण भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। किसी भी कानून का निर्माण हो रहा है या संविधान में संशोधन हो रहा है तो ये विचार विमर्श का कार्य भी व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही आता है। न्याय संबंधी जो भी कार्य हैं वो व्यवस्थापिका करती है। किसी भी समिति और आयोग का यदि गठन करना है तो वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाएगा। विदेश नीति पर यदि नियंत्रण किया जाता है तो वो भी व्यवस्थापिका का ही कार्य है। और निर्वाचन यानी चुनाव संबंधी कोई भी कार्य करने होते हैं तो वो भी व्यवस्थापिका ही उन कार्यों को करती है। तो ये लगभग 10-12 कार्य हैं जो व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। अब व्यवस्थापिका का पहला अंग है लोकसभा। तो लोकसभा जो है वो हमारे देश की संसद का निम्न सदन है। लोकसभा निम्न सदन है तो राज्यसभा कैसा सदन होगा, उच्च सदन। लोकसभा निम्न सदन है। इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 होती है और इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो मतदाताओं के द्वारा चुनाव कराया जाता है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश से 29 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, यानी 545 यदि सदस्य हैं तो मध्य प्रदेश से कितने सदस्य चुनकर जाएंगे, 29 सदस्य। कितने, 29 सदस्य चुनकर मध्य प्रदेश से जाएंगे। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वो लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि मान लीजिए लोकसभा अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही है तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति उसे समय से पूर्व भंग कर सकते हैं और लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते कहाँ से हैं, तो लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष तथा दूसरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। यानी 545 सदस्यों में से लोकसभा किसी को भी अध्यक्ष और किसी को भी उपाध्यक्ष बना देती है। तो आप समझ ही गए होंगे यह निम्न सदन है, इसकी अधिकतम संख्या 545 है और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति अपना अवधि पूर्ण कर लेता है तो वो इसके चुनाव में भाग ले सकता है। मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए 29 सदस्य चुनकर जाते हैं और लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि यह आगे नहीं चल पा रही है, अपना कार्य आगे नहीं बढ़ा पा रही है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर उसे समय से पूर्व भंग कर देता है और फिर लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं जिसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आप में क्या योग्यताएं होना चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है। वह केंद्र या प्रांत सरकारों के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी वह सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो, सरकारी या प्राइवेट किसी भी तरह की कोई नौकरी ना कर रहा हो। फिर उसे किसी सक्षम न्यायालय ने पागल या दिवालिया घोषित ना किया हो, पागल यानी वह व्यक्ति पागल ना हो और उसे दिवालिया घोषित ना किया हो, और उसे संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित ना किया हो, यानी किसी तरह का कोई ऐसा उसका बैकग्राउंड ना हो
कि उसे संसद ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है, तो ऐसा व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, सक्षम न्यायालय ने पागल या दिवालिया घोषित न किया हो और संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो, ये लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं होती हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होती हैं? तो सदन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष है, सदन की कार्यवाही को संचालित करता है, सदन में शांति व्यवस्था स्थापित करना उसका कार्य होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में अगर कोई समिति बन रही है तो उसका गठन करता है। लोकसभा के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करता है लोकसभा अध्यक्ष, और सदन में किसी विषय पर होने वाले विचार विमर्श के लिए समय का निर्धारण करता है। तो ये कुछ कार्य हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। अब लोकसभा की शक्तियां, यानी लोकसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तो विधायी शक्ति, विधायी यानी विधि निर्माण, विधि यानी कानून का निर्माण करने का की जो शक्ति है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए एक सी है, बराबर हैं। परंतु व्यवहार में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। क्यों? इसलिए क्योंकि साधारण रूप से समस्त महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जब आगे अपन पढ़ेंगे तो जितने भी धन संबंधी जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो लोकसभा के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली मानी गई है। वित्तीय शक्ति, संविधान के द्वारा वित्तीय मामलों में लोकसभा को शक्तिशाली बनाया गया है, क्योंकि अभी बताया मैंने वित्त विधेयक लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। यद्यपि वित्त विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा के द्वारा धन विधेयकों पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति देना होती है। 14 दिन के लिए जाते हैं धन विधेयक राज्यसभा में और वापस आ जाते हैं। सिर्फ पढ़ने, देखने और समझने के लिए राज्यसभा में धन विधेयक को भेजा जाता है। बाकी पारित करना और उसके ऊपर निर्णय लेना, ये सारी शक्ति लोकसभा ने अपने पास रखी है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। किसके साथ मिलकर कार्य करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ। तो संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं है। मंत्रिमंडल तब तक ही क्रियाशील रह सकता है जब तक लोकसभा का उसमें विश्वास है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर शासकीय नीतियों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव रखकर सरकार पर नियंत्रण रखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके। तो लोकसभा जो है वो अपने मंत्रिमंडल पर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, क्योंकि लोकसभा ही जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब संविधान में संशोधन, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। ये दोनों ही की शक्तियां बराबर हैं संविधान में संशोधन की। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, और इस तरह से ये दोनों मिलकर ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर इसके बाद लोकसभा जो है वो जनता के विचारों का मंच है। लोकसभा चूंकि जनता के चुने हुए लोगों का सदन है, अतः इसके सदस्यों द्वारा व्यक्त किए विचार जनता के विचार माने जाते हैं। जनता ने ही उनको चुनकर भेजा है, और इस तरह से जनता के विचारों का मंच होती है लोकसभा। और बहुत से कार्य लोकसभा के द्वारा किए जाते हैं। वे विविध कार्य कौन से हैं? लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के प्रस्ताव पर चर्चा करती है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा करती है। और राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए संकट काल की पुष्टि 1 माह के भीतर लोकसभा द्वारा होना अनिवार्य है, अन्यथा ऐसी घोषणा स्वतः रद्द हो जाएगी। अब ये कुछ महाभियोग जो शब्द आप देख रहे हैं या संकट काल, ये आगे जब हमारा लेसन आगे बढ़ेगा
तो आपको समझ में आएगा कि ये महाभियोग क्या होते हैं या ये संकट काल कैसे कहा जाता है। ठीक है, संकट काल यानी आपातकाल, इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाता है तो उसकी पुष्टि 1 माह के अंदर लोकसभा में भी होना आवश्यक होती है। इसके बाद राज्यसभा आ गया। तो भारतीय संसद के दूसरे सदन का नाम राज्यसभा है और इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती। अभी आपने लोकसभा में सुना कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये बीच में भी भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, एक स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। उसमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। शेष 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं। 238 विभिन्न विधानसभाओं से आ रहे हैं सदस्य, जैसे मध्य प्रदेश से 11 आ रहे हैं, इसी तरह से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सारी जगहों से आकर इसकी अधिकतम संख्या कितनी बनाते हैं? 250। 250 में से 238 जो हैं वो विधानसभाओं में से आते हैं और 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल के परामर्श से। अब ये सदस्य कहाँ से आते हैं? ये सदस्य कला, साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने जाते हैं? 11, और लोकसभा कितने जाते हैं? 29। ये आपको ध्यान रखना है। अब सदस्यों की योग्यताएं क्या होना चाहिए? तो सदस्यों की वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों की हैं। अंतर केवल यह है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, वहीं राज्यसभा के लिए यह आयु 30 वर्ष है। बाकी सारी योग्यताएं एक सी हैं। अब सदस्यों का निर्वाचन पद्धति व कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। कौन करता है? जिसको जनता ने चुन दिया है, यानी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा जो हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। 6 वर्ष भी है और भंग भी नहीं होता। ये क्या बात हुई? तो ये है उसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य जब प्रति 2 वर्ष में रिटायर होंगे 1/3 सदस्य, तो 6वां वर्ष आते आते तक सारे सदस्य नए बन जाएंगे तथा उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। यानी 1/3 का चुनाव होता है और बाकी दूसरे कार्य करते रहते हैं और इस तरह से इसकी कार्य पद्धति में निरंतरता बनी रहती है। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। अब भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति चुनते हैं। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका काम क्या है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा सदन का कार्य संचालन करना, और सभापति की अनुपस्थिति में यह कार्य उपसभापति कर सकते हैं या करते हैं। तो ये राज्यसभा हुई। राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं? तो कुछ शक्तियाँ वही हैं जो लोकसभा के पास है, यानी विधायी शक्ति वही है, विधि निर्माण करने की शक्ति राज्यसभा भी विधि का निर्माण करती है और लोकसभा भी। इसी तरह से वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्ति के मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। इसके मामले में राज्यसभा के पास शक्तियां नहीं के बराबर हैं, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में नहीं, और लोकसभा से विधेयक पारित होकर राज्यसभा में आता है, जहां से उसे 14 दिन के भीतर पारित करना ही पड़ता है, जहां उसे। ठीक है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्यसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर बहस करके मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की लोकसभा के सदस्यों के समान
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। और राज्यसभा भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा करती है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की पुष्टि भी राज्यसभा में 1 माह के अंदर होना आवश्यक है। अब सिर्फ 2 विशेष अधिकार हैं राज्यसभा के पास जो लोकसभा के पास नहीं है। वो कौन कौन से हैं? राज्यसभा 1/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ऐसी अवस्था में उस राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यानी 1/3 बहुमत से यदि किसी भी विषय के ऊपर चाहे तो राज्यसभा 1/3 बहुमत से उस विषय में कानून बना सकती है जो विषय उसके पास नहीं था। लेकिन फिर भी अगर 1/3 बहुमत से वह चाहे तो उस विषय पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची का विषय है। अब सेकंड जो शक्ति है वो राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। अखिल भारतीय यानी संपूर्ण भारत में यदि कोई सेवाओं का गठन करना है तो 2/3 तो राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, तो सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय संसद के दोनों सदनों की शक्तियां बराबर प्रतीत होती हैं, परंतु व्यवहार में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और वित्त विधेयक के मामले में भी लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होते हैं, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो ये राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां हो गई। अब संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे कोई भी विधेयक बनता है या विधि का निर्माण कैसे किया जाता है। तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, पहला है साधारण विधेयक और दूसरा है वित्त विधेयक। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, तो पहला है प्रथम वाचन। संसद का कोई भी सदस्य 1 माह की पूर्व सूचना पर अनुमति मिलने पर, लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर विधेयक को पढ़कर सुनाता है और साधारणतः प्रथम वाचन पर कोई वाद विवाद नहीं होता और विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही प्रथम वाचन कहलाता है। सेकंड है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन शुरू होने से पूर्व विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों को वितरित कर दी जाती हैं और इसके प्रत्येक धारा पर कोई विचार नहीं होता, केवल मूल अवधारणा पर विचार होता है और इसमें किसी तरह का कोई भी संशोधन नहीं किया जाता। अब यदि आवश्यक समझा जाता है तो विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाता है। अभी मैंने आपको शब्दावली में बताया था कि संयुक्त प्रवर समिति किसे कहते हैं। तो जब विधेयक को संशोधन के लिए या किसी भी तरह से कोई सुधार कार्य करने के लिए यदि जिस समिति के पास भेजा जाता है उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। तीसरे नंबर पर आई समिति अवस्था। तो विधेयक को गहन विचार के लिए सदन को छोटे छोटे समितियों में विभाजित किया जाता है और फिर समिति के सदस्य विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर सूक्ष्मता से विचार करते हैं और ऐसी स्थिति में यदि समिति चाहती है तो विशेषज्ञों से परामर्श भी ले सकती है और इसी अवस्था में विधेयक में संशोधन करने का भी अधिकार है यदि समिति चाहे। और इस तरह से विचार विमर्श करने के बाद समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत करती है। चौथे नंबर पर जो स्थिति आई वो है प्रतिवेदन स्तर। समिति प्रतिवेदन यानी आवेदन या प्रतिवेदन तथा समिति द्वारा विधेयक में जो संशोधन किया जाता है उसकी प्रतियां संसद के सदस्यों को दी जाती हैं और यदि सदन चाहे तो समिति के प्रतिवेदन को उसी स्वरूप में स्वीकार कर सकता है और अब सदन में विधेयक पर चर्चा होती है और सदस्य अपनी ओर से भी
संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, और फिर यदि कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो विधेयक पर मतदान होता है, और यदि मतदान उपरांत विधेयक का स्वीकार कर लिया जाता है तो यह चरण पूर्ण हो जाता है। इसके बाद 5वां जो पॉइंट आया वो है तृतीय वाचन। प्रतिवेदन स्तर के उपरांत विधेयक पारित होने की अवस्था, अंतिम अवस्था, यह तृतीय वाचन कहलाता है। इस स्तर पर विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार न होकर केवल मूल भावना पर ही विचार होता है, और इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता। यदि सदन विधेयक को पारित कर देता है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति के हस्ताक्षर से विधेयक को प्रमाणित किया जाकर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। इसके बाद जो 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है विधेयक का दूसरे सदन में जाना। किसी भी सदन में जब विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, और फिर दूसरे सदन में भी विधेयक उसी प्रक्रिया से गुजरता है, यानी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति अवस्था, प्रतिवेदन स्तर, तृतीय वाचन, ये सारा कुछ दूसरे सदन में भी होता है। और अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति। जब संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु उसे भेज दिया जाता है, और फिर यह विधेयक कानून बन जाता है। फिर इसे सरकारी गजट यानी सरकार का जो न्यूज़पेपर है उसमें प्रकाशित किया जाता है। साधारण विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या उसे पुनर्विचार हेतु सदनों में वापस भेज सकते हैं, लेकिन यदि दोनों सदन पुनः विधेयक को पारित कर देते हैं तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है और विधेयक पारित हो जाता है, यानी जो भी कानून है वह बनकर जनता के सामने आ जाता है। तो ये थी विधेयक पारित होने की प्रक्रिया। तो इस पार्ट में हमने किस तरह से विधेयक बनता है, किस तरह से विधेयक पारित होने की प्रक्रिया है, और कैसे लोकसभा और राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, कैसे लोकसभा राज्यसभा काम करती है, ये सब हमने देखा। विधि निर्माण की प्रक्रिया देखी आपने। अब धन विधेयक के बारे में मैंने आपको बताया है कि साधारण विधेयक से अलग तरीके से धन विधेयक पारित होते हैं। ये केवल लोकसभा में जाते हैं, और राज्यसभा के लिए 14 दिन के लिए यदि राज्यसभा में उन्हें भेजा जाता है तो उन्हें पारित करना पड़ता है। राज्यसभा में किसी भी तरह का धन विधेयक में संशोधन नहीं होता, और यदि संशोधन करती भी है राज्यसभा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा उनके संशोधन प्रस्ताव को माने। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियां धन विधेयक के मामले में बिल्कुल नगण्य हैं, और फिर इसके बाद लोकसभा द्वारा पारित होने पर राज्यसभा में विचार उपरांत लोकसभा अध्यक्ष विधेयक पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को भेजता है, और राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार पारित वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। तो ये धन विधेयक के बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो इस लेसन की इतनी जानकारी के पश्चात अब मैं अगले वीडियो में इस लेसन को पूर्ण करूंगी। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी जारी रखें। धन्यवाद।